मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले हमने बात की थी, पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर समीकरण की बात की थी। हैमिल्टोनियन समीकरण जो होता है, संकारक जो होता है, उस संकारक का हमने समीकरण उत्पन्न किया था। हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यूज हमारे पास में आ गई थी। आज हम बात करेंगे तरंग फलन की भौतिक सार्थकता के बारे में। तरंग फलन की जो भौतिक सार्थकता है, तरंग फलन समीकरण की सार्थकता या तरंग फलन की भौतिक समीकरण की जो सार्थकता है वो किस तरीके से हम इसको डिनोटेट करते हैं। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ रखा है भौतिक सार्थकता में, हमने साइन जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही है, तो हम साइन के बारे में बात करते हैं। जब हम साइन के मान से नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पाए जाने की प्रायिकता के बारे में पता चलता है कि किस नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो मैक्स बॉर्न नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में क्या किया था कि एक साइन स्क्वायर मान लिया था। साइन नॉर्मली हम साइन यूज करते हैं तरंग फलन के लिए, लेकिन जब हम इसकी भौतिक सार्थकता की बात करते हैं या तरंग जो हमारे पास में है तरंग फलन की जब हम बात करते हैं, भौतिक सार्थकता जब हम बात करते हैं, या जो हमारे जो प्रायिकता घनत्व की हम बात करते हैं, वहां पे हम साइन स्क्वायर यूज करते हैं। तो जो हमारे मैक्स बॉर्न नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में बताया था कि जो हमारे पास में साइन स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित जो हम मान जो साइन स्क्वायर द्वारा जो सिंपली हम साइन को करते हैं तरंग फलन, और जो साइन स्क्वायर जब हम यूज करते हैं तो तरंग फलन का प्रायिकता घनत्व हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, ये जो तरंग फलन का जो प्रायिकता घनत्व हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको हम साइन स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो साइन स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो इकाई आयतन है उसमें पाए जाने इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हम मान ले हमारे पास में कोई भी हमारे पास मान लो एक फैक्टर मान लिया, प्रायिकता घनत्व मान लिया, जिसको हम कैपिटल P से डिनोटेट कर रहे हैं, उसके लिए हमने कोफैक्टर मान लिए स्मॉल r और स्मॉल t। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास में साइन की वैल्यू की तरंग फलन कैसे हो सकता है। एक आपका मैंने पहले ही बताया था, दो तरंग फलन होते हैं प्रति जो हमारे पास में होते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसी तरीके से साइन और साइन स्टार, ठीक है। बंधित और प्रतिबंधित वाला जो तरंग फलन वाला समीकरण है, या पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड कर ले, तो दोनों का ओवरऑल जो हमारे पास में आ रहा है वो साइन स्क्वायर आ रहा है। तो हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में साइन स्क्वायर जो है वो प्रायिकता घनत्व होता है, प्रायिकता घनत्व के साथ साथ हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं कि हमारे पास में ये जो साइन है यानी कि तरंग फलन को पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, और ये हमारा आपका प्रायिकता घनत्व होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है इसको तरंग फलन बोला जाता है। ये जो तरंग फलन होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इन तरंग फलनों का योग होता है या पैटर्न होता है यानी कि घटाते हैं, तो साइन स्क्वायर का मान हमेशा या तो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है। दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। ये होता है हमारे तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो हमारे साइन है यानी कि तरंग फलन है उसके गुण की बात करते हैं। तो हमारे जो तरंग फलन है साइन जिसको हम डिनोटेट करते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो हम बात कर रहे हैं तरंग फलन के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। साइन के गुणों की हम बात कर रहे हैं, और साइन के गुणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले कैरेक्टर जो हमारे पास में आता है कि तरंग फलन का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। नंबर 1, तरंग फलन का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, यानी कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होते हैं उनका रियल होना कोई नेसेसरी नहीं है, यानी कि सब मिश्रण भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम सिंपली जो हम बात करते हैं तरंग फलन की उसमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो रियल ही हमारे पास में और एक ही वैल्यू आए। दूसरी बात करते हैं हमारे पास में जो साइन का मान होता है, दूसरा जो साइन का मान जो होता है वो परिमित होना चाहिए। साइन का मान परिमित होना चाहिए।
परिमित का मतलब होता है हमारे पास में कि ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये साइन का मान अगर इनफाइनाइट होगा तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत उसका भी पालन नहीं कर पाएगा, जिसके विपरीत हो जाएगा पूरा की पूरी वैल्यू। इसलिए साइन का मान किसी भी बिंदु पर न तो अपरिमित होना चाहिए और न ही शून्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिमित या फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो थर्ड हमारे पास में आ रहा है, साइन का जो मान होता है या तरंग का जो मान होता है वो सतत होना चाहिए। मान कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। अगर ये मान सतत नहीं होता है तो जो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसेस जो आते हैं, जिनको हम बोलते हैं संपूर्ण विन्यास अवकाश, जो हमारे पास में आते हैं वो दो बार के अवकलन के योग्य होना चाहिए। तो ये हमारे जो वैल्यूज आती हैं साइन की वो भी क्या होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए। तो ये तो थे हमारे तीन गुण। और चौथा गुण हमारे पास एक और आता है कि इसका मान जो फलन होता है, साइन का मान होता है वो एक मानी होना चाहिए, यानी कि इसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी एक मानी नहीं होगा तो उसके अंदर बिंदु की प्रायिकता भी नहीं आएगी, और प्रायिकता के मानों की संख्या एक ना होकर अगर अधिक हो जाएगी, इसलिए साइन का मान जो घनत्व जो हमारे पास में आता है, साइन के मान जो होते हैं वो जहां बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो एक से अधिक मान आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होते, जो सही नहीं होते। इसलिए हमारे पास में जो हमारे पास में फोर्थ कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि साइन जो हमारे पास जो फलन है, ये जो हमारे पास में फलन है, फलन एक मानी होना चाहिए, एक मानी, सिंगल वैल्यूएबल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास बहुत ज्यादा अगर वैल्यूज आएंगी तो बोलेगा मान आ जाएंगे। तो ये तो थे हमारे तरंग फलन से रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये तरंग फलन के जो गुण है, कैरेक्टर है, उनपे तो शॉर्ट नोट आता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु की श्रोडिंगर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोजन जो श्रोडिंगर समीकरण है या हैमिल्टोनियन समीकरण जो हमने निकाला था उन दोनों का यूज यहाँ पे हो जाता है। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। अब देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण हमने लिया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर संचरण होता है उसके चारों ओर हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में एक नाभिक है, इस नाभिक में एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला है वो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक है, यानी कि इसकी संरचना बहुत ही सरल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मान लो हमारे पास में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में ले सकते हैं हम हीलियम प्लस आ सकता है, लिथियम प्लस 2 आ सकता है, बेरिलियम प्लस 3 आ सकता है। इन सब के अंदर भी क्या कंपोजिशन होता है, वही एक प्रोटॉन होता है और इसके चारों ओर हमारे पास इन सब में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई कि हमारे पास में जो हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, सरल जो हमारे जो नाभिकों की हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये हमने हाइड्रोजन की संरचना ले रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास हीलियम प्लस आ रहा है, हीलियम प्लस 2 आ रहा है, बेरिलियम प्लस 3 आ रहा है। इन तीनों के अंदर भी एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सब भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स की हम बात करें या हाइड्रोजन की बात करें तो जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है H sin = E sin, जहां पे H sin हमारा क्या था, हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक। इस हैमिल्टोनियन संकारक की जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही थी वो किस तरीके से आ रही थी, क्या क्या वैल्यूज थे, जो हैमिल्टोनियन जो संकारक था उसकी हमारे पास में जो वैल्यूज थी तो वो थी हमारे पास में
माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, हमारे पास में क्या थी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन, ये तो हमारे पास एज इट इज थी कि वही जो हमारे पास में ये वैल्यूज हैं, ये एच स्क्वायर जो हमारे पास में वैल्यूज आ गई है हमारी किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, यानी कि हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू है। इस हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू के साथ साथ में हमारे पास में यहाँ पे v और जो हमारे पास में साइन की वैल्यू मान के चले हैं, हमारे पास में हैमिल्टोनियन संकारक के बाद मान के चले तो ये हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है इस तरीके से आ रही है। तो ये जो वैल्यू है ये h की वैल्यू, e की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे श्रोडिंगर समीकरण की। श्रोडिंगर समीकरण की जब हम बात करते हैं तो देखिए हम शुरू करते हैं इस चीज से, हाइड्रोजन लाइक एटम से या हाइड्रोजन एटम से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम से सबसे पहले हमारा आता है श्रोडिंगर समीकरण। देखिए श्रोडिंगर समीकरण एक कण के लिए जो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण जो आ रहा था वो हमने यहाँ पे एक कण के लिए तीनों निर्विमाओं से श्रोडिंगर समीकरण क्या आ रहा था, जो हमारे पास में समीकरण है वो किस तरीके से आ रहा था, देखो तीन विमाएं थे हमारे पास, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और जेड एक्सिस था। तो हमारे पास में था डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स, क्या आएगा स्क्वायर आएगा, प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू डी जेड स्क्वायर प्लस इतनी तो ये तो क्या आ गया आपकी तीनों विमाएं। इसके साथ में आएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर, और साथ ही में हमारा श्रोडिंगर समीकरण जो आ रहा था उस श्रोडिंगर समीकरण के अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही थी e माइनस v जो आ रही थी और साइन इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक श्रोडिंगर समीकरण था जो तीनों के लिए हमने यूज किया था। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, साइन तीनों में कॉमन है तो साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कैपिटल E माइनस कैपिटल V साइन इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई। तो देखिए जब हमारे पास में ये इक्वेशन आती है तो इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें केवल दो ही कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए m1 ले लेते हैं, प्रोटॉन के लिए हम m2 ले लेते हैं। तो सिंपली हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन m, m सबसे पहले हमने नॉर्मली लिया है डेल स्क्वायर साइन, इसे हम किधर ले आते हैं प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये हमारा कैपिटल E माइनस V साइन इक्वल टू 0, ये हमने 1 अपॉन m डेल स्क्वायर जो हमने लिया है और साइन जो है ये तीनों एक्सिस के लिए है, x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए। तो लिखना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं साइन के पास में x y z नीचे टांगों में दोनों जगह पे साइन साइन लिखा है वहां पे हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें। तो जो हमारे पास में ये वैल्यूज आ रही है ये 1 अपॉन m है। अगर हमारे पास में दो कण है, दो कण है कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो हम दोनों के लिए क्या ले सकते हैं m1 एंड m2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन m1, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन m1 डेल स्क्वायर साइन प्लस 1 अपॉन m2 डेल स्क्वायर साइन, ये दोनों में कॉमन है, प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर E माइनस V, E माइनस कैपिटल V साइन इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो समीकरण पहले आ गए थे, ये हमारे पास में तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण, ये पांचवा समीकरण और ये छठा समीकरण, ये हमारे पास में 6 समीकरण आ चुके हैं। जब हम यहाँ तक की हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक की हम जब बात करते हैं तो इस बात के आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है देखो 1 अपॉन m, 1 अपॉन m1 और प्लस दूसरा क्या आ रहा है 1 अपॉन m2। देखिए 1 अपॉन m1 m2 आता है तो अगर हम एलसीएम जो भी हम लेते हैं m1 प्लस m2 पे क्या हो जाएगा m1 m2 m1 प्लस m, इस ओवरऑल डिजिट को हम लिख सकते हैं म्यू, क्या लिख सकते हैं म्यू। तो हम देखो ये जो डिजिट है और ये जो डिजिट है इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, म्यू का यूज कर सकते हैं। तो ये म्यू कब आती है, देखो ये आती है, म्यू की वैल्यू होती है म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका अपोजिट आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन
साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैपिटल E माइनस V इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 7। देखो यहाँ तक की इक्वेशन हमने बहुत इजीली सॉल्व की है और बहुत इजीली हमारी वैल्यूज आ गई है। अब हम जब इस समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो ये जो म्यू है हमारे पास में, जो नीचे म्यू है उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो जहाँ पहले हमारे m आया करता था उसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। लेकिन इस म्यू के आने के साथ साथ में हमें जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू हमें इसके साथ साथ में क्या होगी, लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास में जो स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास में होती है, स्थितिज ऊर्जा की जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, वो स्थितिज ऊर्जा की हमारे पास वैल्यूज कैसी आती हैं वो भी हम साथ साथ में लिखते हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है कैपिटल V और उसकी वैल्यू जो हमारे पास में आती है वो होती है माइनस कैपिटल Z E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो हमने इस समीकरण 7 में स्थितिज ऊर्जा कैपिटल V का मान रखना है। समीकरण 7 में हम स्थितिज ऊर्जा का मान रखते हैं। तो देखिए हमारे पास में वैल्यूज आ रही है, देखो 1 अपॉन म्यू एज इट इज है, डेल स्क्वायर साइन एज इट इज है, प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए E वैसे का वैसा है, ये माइनस और यहाँ का माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो Z E स्क्वायर अपॉन R साइन एज इट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में वैल्यूज आती हैं। अब देखिए जो हमारे पास में ये वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे Z जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो होता है आवेश होता है, और R जो होता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो श्रोडिंगर समीकरण है वो श्रोडिंगर समीकरण इस तरीके से बनता है, क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर, ये तो था हमारे पास में, E प्लस जेड स्क्वायर अपॉन R साइन इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 8, तो ये हो गया समीकरण नंबर 9। ये जो 9 नंबर समीकरण जो है वो हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम जो हमारे श्रोडिंगर समीकरण है, इसी समीकरण को हम निर्देशांकों के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे निर्देशांकों के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो बेस्ट हमारा देखो पहला श्रोडिंगर समीकरण हमारे पास में ये था और एंड में हमने जब चेंज किया तो श्रोडिंगर समीकरण स्थितिज ऊर्जा के साथ में हमारे पास में ये आया। अब इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम जब इसकी वेव को लेते हैं, हमारे पास में निर्देशांकों के अकॉर्डिंग लेते हैं, एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास में लेते हैं, तो हमारे पास में वो सिंपली क्या होती है, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तो हमारी है x, ये हो गए हमारे y और सॉरी ये हमारी, हम इसको z मानते हैं स्पेशली, z और ये हो गई हमारी y। ये 3 एक्सिस है हमारे पास में। इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए, मान लो हमारे पास में एक इसका अपोजिट हमने ले लिया, ठीक है, एक इधर हमारे पास में अपोजिट में गया। यहाँ पे बनने वाला जो कोण होता है वो होता है हमारे पास में थीटा, और यहाँ पे बनने वाला कोण होता है वो हमारे पास में हो गया फाई। जब हम इनको मिलाते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये मान लो यहाँ तक है और हमने इसको मिला दिया इसके साथ में, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। यहाँ से लेके और ये नीचे तक जाएगा, इसको यहाँ से क्रॉस किया, अब ये जहाँ से इसको क्रॉस किया वहाँ हम इसको मेजरमेंट्स में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एक वैल्यू ये भी हो सकती है, आप में जो जा रहा है इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दिया, देखो एक्स वाई जेड तो हमने पहले लिख रखे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे इसको दे दिया एम दे दिया, ठीक है, इसको हमने एन दे दिया, इसको हमने ओ दे दिया, इसको हमने पी दे दिया, हमने नाम थोड़ा अपने हिसाब से करेंगे। अब इनकी वैल्यूज हम जब नोट करते हैं, हम इसकी वैल्यूज जब नोट करते हैं, तो जो हमारा y जो यहाँ पे आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया कि वो साइन थीटा और साइन फाई दोनों के बीच में, यानी कि हमारे पास में जो स्मॉल r है, ये क्या हमारे पास में स्मॉल r है, तो ये क्या हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई,
साइन थीटा और साइन फाई। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा cos फाई। cos का फाई हो जाएगा, यहाँ पे यूज हम करेंगे। और z जो हमारे पास में होता है उसकी वैल्यूज आती है r cos थीटा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा। अब ये साइन कैसे आता है, cos कैसे आता है, cos थीटा कैसे आता है, तो हम बात करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास में m2 है, ये हमारे पास में m1 है, ठीक है। तो m1 और m2 के बाद में हम जो गोलीय निर्देशांकों के लिए हम यूज करते हैं, x जो होता है वो r sin थीटा cos फाई आता है, y होता है जो r sin थीटा sin फाई आता है, और z की वैल्यू जो होती है वो r cos थीटा आती है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक समीकरण बनता है, एक जो हमारे पास उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को यूज करते हुए श्रोडिंगर समीकरण। तो ये श्रोडिंगर समीकरण हमारा किस तरीके से होता है, ये श्रोडिंगर समीकरण को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इन निर्देशांकों का यूज करते हुए, तो ये श्रोडिंगर समीकरण हमारा इस तरीके से आता है। श्रोडिंगर समीकरण निर्देशांकों का यूज करते हुए हमारे पास में आता है। देखिए हमने r जो लिया है वो r है इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से दूरी। अब इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से जो दूरी हम गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करने के लिए जब हम यहाँ पे साइन है, r है, थीटा है, फाई है, साइन है, कोस है, ये सारी वैल्यूज जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास में आता है 1/r² बड़ा ब्रैकेट। सिंपली हम जब यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है हमारे पास में d r के साथ में हम सबसे पहले लेते हैं तो ये हो गया r²। देखिए पहले मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। अब ये r² है वो डेल साइन साथ में आएगा क्योंकि हमने यूज किया है, और डेल r दोनों का आपका क्या करेंगे कोएफिशिएंट लेंगे इनका, यानी कि इंटीग्रेशन या सब जो हमारा अवकलन और समाकलन वो साथ साथ में चलते रहेंगे, प्लस 1/r² साइन थीटा। ये हमारे पास में r2 sin थीटा है या r² sin थीटा जो है उसका डेल थीटा के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं डेल तो ये हमारे पास में sin थीटा और sin थीटा के साथ साथ में हमारे किसका डिफरेंशियल होना है डेल sin/डेल थीटा। ये हमारे पास में दूसरी वैल्यूज आ गई, प्लस तीसरी वैल्यूज की हम क्या करते हैं, ये सिंगल फैक्टर है, ये स्क्वायर फैक्टर है। अब डबल स्क्वायर यानी कि साइन का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r² sin स्क्वायर थीटा। अब यानी कि साइन स्क्वायर का भी हमने थीटा कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर sin डेल फाई। अब किसके साथ में आएगा डेल स्क्वायर sin डेल फाई स्क्वायर। ये हमारे पास में दूसरी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम जो वैल्यूज ले रहे हैं साथ साथ में हमारे पास में क्या था 8 पाई स्क्वायर म्यू एज इट इज था हमारे पास में, h² वैसे का वैसा था, e प्लस z e स्क्वायर अपॉन r ये हमारे पास में एज इट था, और साइन हमारे पास सिंबल था इक्वल टू 0। ये जो समीकरण हमारे पास में आ रहा है ये समीकरण हमारे पास में आता है जब हम x y और z तीनों जो निर्देशांक हमने लिए हैं x y और z और साथ साथ में थीटा, साथ साथ में फाई, साथ साथ में स्मॉल r जो हमारे दोनों के बीच की दूरी है, इन सब का यूज जब हम करते हैं तो हमारे पास में ये समीकरण आता है, और इसी समीकरण को बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तो ये जो हमारे पास में श्रोडिंगर समीकरण आ रहा है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे आके जो निर्देशांकों के साथ में हम इसकी गणना करते हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको थोड़ा सा इजी वे में देख लेना, और इसके बार बार अगर हम रिपीट करते रहेंगे, लिख के देखते रहेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज हमने कहाँ से पुट की है। तो ये हमारे इसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, और हमारे जो बीएससी फाइनल में है वो 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एमओटी के अंदर हमारे जो हमारे एमओटी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे एमओटी के अंदर जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोटो केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई थिंक 60% अबाउट 60% हमारा कोर्स हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तब तक के लिए